हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब ईएमआरएस। एक लैब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में होने वाला है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी वेटेज है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। तो चलिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड को समझते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो जस्ट यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि एक टीचर की टीचिंग को समझने, एनालिसिस करने, प्लान करने और स्टूडेंट को इफेक्टिवली गाइड करने की एबिलिटी, यानी कि एक टीचर का एटीट्यूड प्लस बिहेवियर प्लस क्लासरूम हैंडलिंग स्किल प्लस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ये सभी मिलकर एक टीचिंग एप्टीट्यूड का निर्माण करता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो कि यहाँ पर एक टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह हम यहाँ पे बताएंगे, यानी कि एक टीचर का एटीट्यूड प्लस यहाँ पर है बिहेवियर प्लस क्लासरूम हैंडलिंग स्किल, क्लासरूम हैंडलिंग स्किल प्लस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग स्किल, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग स्किल मतलब एटीट्यूड कैसा, बिहेवियर, क्लासरूम जो क्लासरूम की जो हैंडलिंग स्किल है वो क्या है, प्लस स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट कितना समझा, उस सारी चीज़ों को मिलाकर एक टीचिंग एप्टीट्यूड का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? टीचिंग का मीनिंग है सिर्फ नॉलेज देना नहीं होता है। टीचिंग का एक 3D प्रोसेस होता है, एक 3D टाइप का प्रोसेस होता है, जिसमें टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, लर्निंग सिचुएशन होता है। जब इन तीनों का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तब एक्चुअल लर्निंग होती है, वहाँ पर एक एक्चुअल लर्निंग होगी। तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए हम यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। ऐसा कथन पहचानिए जो सत्य न हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आंसर सी दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी होती है। मतलब ऐसा कथन यहाँ पे जो कि सत्य नहीं है, ये कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो कथन यहाँ पे सी जो है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापने हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। अब अधिक उपयोगी होते हैं सत्य नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य रूप से ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करते हैं, सृजनात्मक का नहीं। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। समन्वित पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है? जो कि इंटीग्रेटेड पाठ्यपुस्तक की यहाँ विशेषता के बारे में बात कर रहा है। इंटीग्रेटेड जो टेक्स्ट बुक है वहाँ एडवांटेज, विच इज नॉट एन एडवांटेज, जो कि एन एडवांटेज एक नहीं है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक की। आंसर डी है। दिस में नॉट सूट स्टूडेंट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयोग सिद्ध नहीं होता है। समन्वय इंटीग्रेटेड पाठ्यपुस्तक की सही विशेषता यह नहीं है कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है। वास्तव में एकीकृत पाठ्यपुस्तकें विभिन्न प्रकार के
शिक्षण रणनीतियों और व्यक्तिगत सीखने की शैलियों को समायोजित करती है। और इसकी विशेषताएं हैं, एकीकृत पाठ्यपुस्तकें संरचना प्रदान करके और स्पष्ट निर्देश देकर अनुभवहीन शिक्षकों की सहायता प्रदान करते हैं। जिन शिक्षकों को अनुभव नहीं होता है तो एकीकृत जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो जो कि स्ट्रक्चर प्रदान करके एक स्पष्ट निर्देश दे करके जो कि अनुभवहीन शिक्षकों की उनकी सहायता प्रदान करते हैं। पाठ्यपुस्तक को पाठ्यक्रम के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, जो कि एक पाठ्यक्रम के रूप में टेक्स्ट बुक में। और एकीकृत जो पाठ्यपुस्तकें पहले से तैयार सामग्री जैसे उदाहरण, अभ्यास और शिक्षण सुझाव प्रदान करती हैं, जिसमें शिक्षकों का समय बचता है और वे शिक्षण पर मतलब टीचिंग में ध्यान दे सकते हैं अच्छे तरीके से। तो टेक्स्ट बुक इंटीग्रेटेड, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे स्पष्ट रूप से रहेगा, तो तभी जाके ये चीज़ें जो शिक्षक है शिक्षण अच्छे से ध्यान देंगे और कम टाइम में वो चीज़ें डिलीवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है कंप्लीट द स्टेटमेंट, कथन को पूरा कीजिए। यहाँ पर कथन दिया है और इसमें डैश डैश दिया है, उसको पूरा करना है। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्न नथिंग हैज़ बीन, यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया, मतलब अगर आपको पढ़ाया गया बट जो आउटकम है जो सीखा कुछ भी नहीं गया, तो इसका मतलब है कि पढ़ाया, जो कि यहाँ पर आंसर बी है, पढ़ाया गया, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। कहने का मतलब अगर जो टीचिंग नथिंग, अगर कुछ लर्निंग फर्निंग नहीं हुई तो मतलब कुछ पढ़ाया उढ़ाया नहीं गया है। कहने का मतलब आउटकम नहीं आया, इनपुट दिया आउटपुट नहीं आया तो मतलब कोई काम नहीं हुआ। कहने का मतलब यही है, यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। यह कथन इस बात पर जोर देता है कि शिक्षण की सार्थकता तभी है जब सीखने का परिणाम प्राप्त हो। यदि छात्र ने कुछ भी नहीं सीखा तो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी नहीं मानी जा सकती। और यह माना जाता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। जो शिक्षण केवल जानकारी देने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि छात्र उस जो हमने पढ़ाया है उसको सीखा, जानकारी को समझा कि नहीं समझा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ाया और स्टूडेंट कुछ भी नहीं सीखा। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे, तो अगर आप कुछ भी नहीं सीखेंगे तो इसका मतलब है कि मेरा पढ़ाया हुआ का आउटकम कुछ भी नहीं रहा, मतलब नथिंग, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्मृति स्तर के शिक्षण की नहीं है। यहाँ पर EMRS TGT लाइब्रेरियन में पूछा गया है, जो कि 2023 में एग्जाम हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर बी यहाँ पे दिया है। स्मृति स्तर के शिक्षण की विशेषता यह है कि इसमें सीखी गई सामग्री को दोहराया जाता है, सटीक व यथार्थ जानकारी प्राप्त की जाती है और मानसिक अनुशासन को प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन इसमें प्रेरणा या स्रोत आंतरिक नहीं होता है, बल्कि बाहरी और अधिक मात्रा में रटना होता है। चलिए नेक्स्ट है, स्टूडेंट रेक्टिव ये स्टूडेंट, यहाँ पे एक विद्यार्थी शिक्षण के तुरंत बाद कविता सुना देता है। एक शिक्षण के बाद, यह शिक्षण के किस स्तर के अंतर्गत आता है। एक स्टूडेंट है, तो इसका मतलब है कि मेमोरी लेवल, एक विद्यार्थी शिक्षण के तुरंत बाद एक कविता सुना देता है, यह शिक्षण किस स्तर का है पूछा गया है, तो ये मेमोरी लेवल का है। लेवल की बात किया गया है, यहाँ पे आंसर सी है। एक विद्यार्थी शिक्षण के तुरंत बाद कविता सुना देता है, यह शिक्षण के स्मृति स्तर के अंतर्गत आता है। इसमें तथ्यात्मक जानकारी को याद करना शामिल होता है और यह कम विचारशील विधि है, क्योंकि यह रटन मार होता है। रटन स्मृति को बढ़ावा देता है, मतलब ये मेमोरी लेवल, मतलब कि जो भी कविता है सुनाया गया तो मेमोरी पे डिपेंड करता है कि रटना होता है। इसे अधिकांशतः रूप से शिक्षकों द्वारा व्याकरण, कविता, अंगणित, वर्तनी इत्यादि के नियमों जैसे मूल कौशल को सिखाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है।
आंसर यहाँ पे एक दिया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर चूज द राइट ऑप्शन, सही उत्तर को यहाँ पे चुनने की बात किया गया है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर स्टार मार्क दे दिया है, जो कि इसमें कोई ऐसा नहीं। लेकिन देखते हैं, शिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ कक्षा में होने वाली गतिविधियों को शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में छात्र अपना पूरा ध्यान शिक्षक पर लगाते हैं। शिक्षक कक्षा में गतिविधि जो कि गतिविधि का नेतृत्व करता है और आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। और यहाँ पर आयोग द्वारा जो कुंज यहाँ पे आंसर में अर्थात आल को संकेतित किया है, जिसका अर्थ है शिक्षक केंद्रित उपागम के सभी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड नॉट बी रोल ऑफ द टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। आंसर भी है यहाँ पे, डिस्करेजिंग सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट। स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना। सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट मतलब आंसर भी है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की जो भूमिका सेल्फ एनालिसिस एंड स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करने वाली नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी विकल्प शिक्षक की सकारात्मक विशेषता है। इमारत पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। निम्नलिखित से उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। आंसर यहाँ पे ए दिया है कि चर्चा वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। जो शिक्षक है केंद्रित उपागम में शिक्षक मुख्य वक्ता होता है और शिक्षण जो की प्रक्रिया शिक्षक से छात्र की ओर एक तरफा चलती है। इसमें शिक्षक सूचना का जो भी इंफॉर्मेशन है उसका प्रदाता है और छात्र निष्क्रिय जो रिसीवर की तरह बिहेव करता है और मतलब श्रोता है। अतः चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होना शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, इफेक्टिव टीचिंग बाय एन लार्ज इज ए फंक्शन ऑफ। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्राकार्य है। आंसर भी है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण वे विधियां हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों की उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। शिक्षण विधियां शिक्षक केंद्रित छात्र केंद्रित दोनों का मिश्रण हो सकती है। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण का प्रकार्य विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर वर्चू ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का प्रमुख गुण है। आंसर ए है इसमें, बिहेवियर मॉडिफिकेशन व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो सीखने का जो प्रमुख गुण है जिज्ञासा, जो कि नए ज्ञान और कौशल हासिल करने की आंतरिक इच्छा पैदा करती है, जिससे व्यक्ति अनुभव के माध्यम से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सीखने की तत्परता, अनुभव, सकारात्मक व्यक्तिगत तथा पर्यावरण कारक सीखने के अन्य महत्वपूर्ण गुण भी है, क्वालिटी है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन। शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित पर आधारित होनी चाहिए। आंसर डी है यहाँ पर, आंसर डी यहाँ पे नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की प्रकृति। शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार विषय की प्रकृति पर आधारित होना चाहिए। यदि कोई विषय कठिन है या उसकी अवधारणाएं तथा बच्चों को आसानी से समझ नहीं आ रहा है तो शिक्षक की अवधि को बढ़ा दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को अधिगम में सुगमता हो सके तथा आसानी से समझी जाने वाली विषय वस्तु के लिए शिक्षण की अवधि को कम कर देना चाहिए, जिससे कक्षा का संतुलन बना रहेगा और एक प्रभावी शिक्षण संभव हो पाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मल्टीग्रेड टीचिंग सिचुएशन। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, केवीएस एग्जाम में पूछा है। और आंसर डी है यहाँ पे, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस और अनलिमिटेड, अनुभवों की विविधता असीमित है।
बहुकक्षीय शिक्षण उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक शिक्षक को एक अवधि में एक से अधिक पाठ्यक्रम कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी होती है। इसमें अलग अलग ग्रेड, आयु वर्ग, क्षमता स्तरों वाले बच्चे शामिल होते हैं। अलग अलग विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो कि यहाँ पे विधियों का उपयोग किया जाता है। अतः बहुकक्षी शिक्षण वह स्थिति है जिसमें अनुभवों की विविधता असीमित है। नेक्स्ट है एकल कक्षी शिक्षण, मोनोग्रेड टीचिंग जो होती है सिचुएशन। एकल कक्षी शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो कि मोनोग्रेड टीचिंग सिचुएशन होता है। तो आंसर डी है यहाँ पे, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन इज लिमिटेड विद इन दियर ग्रुप। विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। आंसर डी है। एकल कक्षी जो होता है मोनोग्रेड टीचिंग स्टाइल है। स्थिति एक ऐसी कक्षा को संदर्भित करता है जिसमें एक ही ग्रेड स्तर के लेकिन प्रायः मिश्रित क्षमताओं वाले छात्र होते हैं। ऐसी कक्षाओं में समान आयु सीमा के छात्र होते हैं जिनके आयु सीमा ग्रेड स्तर के अनुरूप होती है। अतः एक जो कक्षीय शिक्षण स्थिति में विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हमारा KBS एग्जाम में पूछा है। तो मतलब आंसर डी है, मल्टी ग्रेड टीचिंग कांट बी इफेक्टिवली बाय अप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा बहुकक्षी शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। बहुस्तरीय शिक्षक एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक शिक्षक को एक ही समय में कई ग्रेड पढ़ाने होते हैं। ऐसी कक्षा में अलग अलग ग्रेड स्तर, आयु वर्ग और क्षमता स्तरों वाले बच्चे शामिल होते हैं। बहुस्तरीय शिक्षक का संबंध एकल कक्षी स्थिति से है और एक बहुकक्षी अध्यापक अनेक चुनौतियों का सामना करता है। तथा बहुकक्षी शिक्षण भारत तक सीमित नहीं है, यह विकसित और विकासशील देशों में भी दिखाई देता है। आदि कथन सही है। Next, which of the following point is to be kept in mind while making any kind of grouping during multigrade teaching? बहुकक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंसर बी दिया है यहाँ पर, जो कि बी है, बोथ 1 and 2। बोथ यहाँ पे दिया है 1 and 2। बहुकक्षी यहाँ पे 1 and 2 मतलब 1 and 2 मतलब समूह छोटा होना चाहिए जिसमें 4-5 छात्र हो। एंड यहाँ पे 2 विद्यार्थियों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार एक समूह से दूसरे समूह जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये सही है एकदम। बहुकक्षा शिक्षण से आशय है कि एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। बहुकक्षा शिक्षण को उचित रूप से चलाने के लिए हमें निम्न तथ्यों जैसे पाठ्य पुस्तकों, समय विभाजन चक्र, छोटे समूह जैसे जिसमें 4-5 छात्र हों, विद्यार्थियों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार एक समूह से दूसरे समूह में जाने की अनुमति हो, बैठक व्यवस्था, विषयवार समूह तथा बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था आदि पर विचार करना होगा तथा उनका सही संयोजन करना होगा। तो विकल्प 1 and 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये जो कि दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षण के प्रति। आंसर ये है, गतिविधियों के माध्यम से सीखना। मतलब शिक्षक के प्रति अति सक्रिय रवैया दृष्टिकोण का अर्थ है गतिविधियों के माध्यम से सीखना। गतिविधि आधार अधिगम आवश्यक के रूप में शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है। उस उपागम में बच्चा इच्छापूर्व, रुचिपूर्व एवं तुरंत नए उत्साह के साथ सहभागिता करता है और अपेक्षित अधिगम परिणामों को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, आम अर्थ है शिक्षण। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। आंसर डी है, उपयुक्त सभी। मतलब शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना। KBS एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर लर्निंग। निम्नलिखित में से
कौन सा हमारे शिक्षण का एक साधन नहीं है? आंसर बी है यहाँ पे, आंसर बी, वर्ड इज इनफ, शब्द पर्याप्त है, जो कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शिक्षण का एक साधन नहीं है, जो कि वर्ड जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। भाषा के साथ खेलना, दिनचर्या तथा कक्षा में विभिन्नता, ये सभी गतिविधियाँ हमारे शिक्षण के साधन के अंतर्गत आते हैं, जबकि एक शब्द पर्याप्त है वर्ड इज इनफ हमारे शिक्षण का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग और द मेजर प्रोपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं? आंसर ए है प्याजे और वाइगोत्स्की। प्याजे और वाइगोत्स्की रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं। रचनावाद सिद्धांत वाइगोत्स्की और प्याजे जैसे सिद्धांतकारों के अंतःक्रियात्मक और सांस्कृतिक जोर के साथ संगत है। रचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता है। अतः मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे की रचनावाद का जनक माना जाता है। उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास चरणों के एक श्रृंखला के बाद होते हैं, जो कि प्याजे की तरह वाइगोत्स्की की यह मानते हैं कि बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, तो अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? कि अधिगम व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान होता है। आंसर डी है यहाँ पे वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है तथा बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका कारण है वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि अधिगम व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान घटित होता है। नेक्स्ट है, कल्पना करें कि एक छात्र ने अभी अभी मूल जोड़ में महारत हासिल कर ली है। इस बिंदु पर मूल घटाव उनके टेस्ट में प्रवेश कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास घटाव सीखने की क्षमता और संभवतः मार्गदर्शन और समर्थन के साथ इसमें महारत हासिल करने में सक्षम होगा। आंसर बी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कल्पना करें कि छात्र ने अभी अभी मूल जोड़ में महारत हासिल की। इस बिंदु पर मूल घटाव उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमम डेवलपमेंट में प्रवेश कर सकता है, जिसका अर्थ है उनके पास घटाव सीखने की क्षमता और संभवतः मार्गदर्शन समर्थन के साथ उसमें महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। जो जीपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक शिक्षार्थी अपने बल पर क्या कर सकता है और किसी की मदद से यह क्या कर सकता है, इसके बीच के अंतर को दर्शाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेथड इन विच हेल्प नीड टू बी गिवन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन टाइम टू व्हेन इट इज नीडेड? वह कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए? आंसर सी है स्कैफोल्डिंग। यह विधि जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए, अर्थात स्कैफोल्डिंग, इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चों को मदद की जाती है। यह वह सहारा होता है, मदद होता है जिससे शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार देनी चाहिए। जैसे कोई न्यू लर्निंग प्रोसेस कौशल कुछ सीख रहा है, उसके लिए जब वो कोई नया ज्ञान और कौशल सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इनकरेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? रचनावाद कक्षा में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है? आंसर है, जो कि यहाँ पे आंसर दिया है इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पर आंसर डी है,
जो कि रचनावादी कक्षा में रट कर याद करने की गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए, क्योंकि रचनावादी कक्षा अधिगमकर्ता केंद्रित होती है, जिसमें शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में छात्रों को महत्वपूर्ण सोच, जोड़ तोड़, प्राथमिक संसाधन और हाथों की गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं। कक्षा की चर्चा, फील्ड ट्रिप्स तथा परियोजना कार्य रचनावादी कक्षा के हिस्से हैं तथा छात्रों को रटने के लिए कहना जो पुनरावृत्ति पर आधारित एक संस्करण तकनीकी है जो पुराने समय की कक्षाओं में इस्तेमाल किया जाता था। अतः कहाँ कहाँ जो कि कहा जा सकता है कि यह रचनावादी कक्षा का एक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, कौन से विश्वविद्यालय में 1963 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत हुई, माइक्रो टीचिंग सिस्टम की शुरुआत हुई? आंसर ए, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वर्ष 1963 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई। सन 1961 में जो कि एचिसन, बुश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रण रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए, जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को छोटा सा पाठ पढ़ाना था और अन्य छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका पर निर्वहन करते थे। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प निम्नलिखित शिक्षण क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है? यहाँ पे आंसर डी है, जो कि आंसर डी है, यहाँ पे पूछा गया है आंसर डी 4 1 5 2 3 सभी के लिए यहाँ पे बात करता है। तो शिक्षण क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रकारित करता है। उद्देश्य निर्धारण, नए प्रश्न को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सामग्री प्रस्तुतिकरण करना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण। सूक्ष्म जो माइक्रो टीचिंग, जो माइक्रो शिक्षण से अभिप्राय क्या है? आंसर बी है यहाँ पे, उसका मतलब है विभिन्न अध्यापन कौशलों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास करना। माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है कि विभिन्न अध्यापन कौशलों का प्रत्यक्ष रूप में अभ्यास करना। डी ब्लू एलन के अनुसार यह शिक्षण का लघु रूप होता है, इसमें कक्षा का आकार तथा समय भी कम होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक वर्तमान तथा नवीन खोज है। यह शिक्षण तथा अध्यापकों के व्यवहार परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्राविधि है। इसमें कक्षा के छोटे आकार को बढ़ाया जाता है, समय, प्रकरण तथा कौशल का रूप भी छोटा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समय अवधि क्या है? आंसर डी है 36 मिनट। मतलब यह एक घंटों में नहीं चलता है, जो कि माइक्रो टीचिंग एक मिनट की बात करते हैं कि 30 मिनट आपको दिया जाएगा, यहाँ पर 36 मिनट की बात करते हैं माइक्रो टीचिंग के। तो सूक्ष्म शिक्षण पूर्व सेवाकालीन या सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनमें शिक्षण कौशल विकसित करने की एक तकनीकी है। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की मानक समयावधि जो है 36 मिनट है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की मानक समय अवधि को इस तरह समझ सकते हैं: शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः पाठ योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, संपूर्ण 36 मिनट यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रो टीचिंग वाज इन्वेंटेड बाय, माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, बनाया गया था, किसकी है? तो आंसर सी है यहाँ पे, ड्वाइट एलन द्वारा, जो कि शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग का आविष्कार 1963 के में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा किया गया था। इस शिक्षण प्रणाली का प्रयोग अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु किया जाता है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण को दिया जाता है, जैसे प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बनल कौशल तथा श्यामपट्ट लेखन आदि कौशल। सूक्ष्म शिक्षण की चक्र की अवधि 36 मिनट की मानी जाती है। इन द माइक्रो टीचिंग साइकिल टीचिंग टेक प्लेस फॉर हाउ मेनी मिनट्स? कितने मिनट की यहाँ की बात कर रहा है, जो कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है? यहाँ पे देखिए अभी बताए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे आंसर सी की बात करता है, 6 मिनट वाला बात समझिए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो शिक्षण प्रायः 6 मिनट तक चलता है, जो कि माइक्रो टीचिंग वह विधि है जिसके द्वारा
छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल को कम से कम समय में छोटे समूहों को पढ़ाकर अभ्यास कर सकते हैं। इसमें साधारणतः 6 मिनट के पाठ में किसी एक प्रकरण छोटा आकार का अध्ययन 5 से 10 बच्चों के समूह में किया जाता है। मल्टीग्रेड टीचिंग इज प्रिवेलेंट इन बहु ग्रेड शिक्षण प्रचलित होता है। आंसर सी है। आंसर सी बोथ 1 and 2 मीन्स रूरल एरिया विथ लो पॉपुलेशन एंड स्कूल विथ लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुग्रेड शिक्षण का कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों तथा जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती है वहाँ प्रचलित होती है। कुछ प्राथमिक स्कूलों में एक शिक्षक 2 या 3 कक्षाओं के छात्रों को एक साथ एक कमरे में पढ़ाते हैं। ऐसी बहुकक्षा स्थिति को ही बहुग्रेड शिक्षण स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट है, मल्टीग्रेड शिक्षक के 4 पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पहलू हैं? तो यहाँ पे आंसर बी है 1, 2, 3 तीनों। तो यहाँ पर मल्टीग्रेड शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण से आशय है कि एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना है। इसमें अलग अलग स्तर के तेज कमजोर छात्रों को साथ पढ़ाना सिखाना होता है। मल्टीग्रेड शिक्षण के 4 पहलुओं में विशेष ध्यान दिया जाता है जो कि निम्नलिखित है। कक्षा संगठन, छात्रों का समूहन, अधिगम सामग्री का उपयोग करना, उचित योजना। सार्थक अध्यापन में शामिल होती है। आंसर सी है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। सार्थक अध्यापन में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों क्रियाशील होते हैं। शिक्षण की क्रियाशीलता का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सीखने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को क्रियाशील होना आवश्यक है। वस्तुतः यदि शिक्षण व अध्ययन के समय शिक्षक व विद्यार्थी क्रियाशील नहीं होते हैं तो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य समुचित ढंग से प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ है। आंसर बी है बातचीत के माध्यम से अध्यापन। निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ है बातचीत के माध्यम से अध्यापन। निर्देशात्मक वार्तालाप में अध्यापक की संपूर्ण प्रक्रिया का जो निर्णायक होता है वह गतिविधि को अपने अनुसार निर्देशित करता है। इसे कभी कभी आदेशात्मक वार्तालाप भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? आंसर बी है। आंसर बी जटिल से सरल की ओर। जटिल से सरल की ओर शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, जबकि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर तथा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आदि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास किसी को इस तरह जानकारी प्राप्त करना सिखाता है जो समस्या को हल करने में उस जानकारी को अधिक आसानी से व्यवहार्य बनाता है? आंसर डी जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने खोज अधिगमन पूछताछ आधारित अधिगमन को जेरोम ब्रूनर को खोज अधिगम का जन्मदाता माना जाता है। उनका मानना है कि अपने लिए खोज में अभ्यास ही सूचनाओं को इस ढंग से प्राप्त करना सिखाता है जिससे सही रूप से समस्या समाधान में एकदम मदद मिलती है। खोज अधिगम उन समस्या समाधान परिस्थितियों में होती है जहाँ पर छात्र अपने ही अनुभवों पर पूर्व ज्ञान को आधार बनाता है। नेक्स्ट है, हु इज क्रेडिटेड विद द ओरिजिनेटेड डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर बी है जेरोम ब्रूनर को। डिस्कवरी लर्निंग का खोज आधारित अधिगम की उत्पत्ति का जो श्रेय है जेरोम ब्रूनर को दिया जाता है। खोज आधारित अधिगम में विद्यार्थी अपने अनुभवों, विचारों, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजता है। इस विधि में अध्यापक समस्या का निर्माण करता है तथा विद्यार्थियों की समाधान खोजने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, अध्यापन के दौरान बहुस्तरीय स्थिति में क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? आंसर ए है बोथ 1 and 2 मीन्स मोनोग्रेड स्थिति एंड मल्टीग्रेड सिचुएशन।
अध्यापन के दौरान एक बहुस्तरीय स्थिति में मोनोग्रेड स्थिति और बहुस्तरीय स्थिति दोनों ही उत्पन्न होते हैं। और मोनोग्रेड स्थिति का मतलब है इस ग्रेड शिक्षण विधि स्थिति में शिक्षक केवल एक ही ग्रेड को संभालता है। बहुस्तरीय स्थिति मल्टीग्रेड शिक्षण की ऐसी स्थिति होती है जहां एक ही समय में शिक्षक 2 या 2 से अधिक समूहों को संभालते हैं। अतः 1 और 2 दोनों सही है। ब्लू वर्गीकी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संचार को उसके घटक भागों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है? आंसर बी है यहाँ पे। ब्लूम ने अपनी वर्गीकी में संज्ञानात्मक क्षेत्र को निम्न 6 भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 है ज्ञान, सेकंड बोध, थर्ड अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण एंड 5वां विश्लेषण संश्लेषण, 6वां मूल्यांकन, जिनमें से विश्लेषण संचार को उसके घटक भागों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट है 2001 में ब्लूम के टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करणों में संज्ञा विश्लेषण को निम्नलिखित में से किस क्रिया को बदल दिया गया था? आंसर ए है यहाँ पर, जो कि बनाना, सर्जक, क्रिएटिंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 के संशोधन संस्करण में संज्ञा संश्लेषण रचना, जो कि क्रिएटिंग क्रिया में परिवर्तन था। उनके संशोधन में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को क्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ज्ञान सामग्री को संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन और संश्लेषण के स्तरों का आदान प्रदान करने के साथ साथ जिनका नाम वे क्रिएशन में बदलते हैं। रचना, क्रिएटिंग, मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नई विचार का निर्माण होता है जिसमें एक नवीन विचार की रचना होती है। नेक्स्ट है कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसकी व्याख्या ब्लूम के वर्गीकी की किस श्रेणी में आती है? आंसर डी है। कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसकी व्याख्या ब्लूम के वर्गीकी की समझ श्रेणी में आती है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की समझ का स्तर छात्रों को प्रस्तुत की गई जानकारी को समझने में तथ्य की याद से थोड़ा आगे ले जाता है। समझ के अंतर्गत छात्रों को प्रश्नों और कार्यों का सामना करना पड़ता है जहां वे उन्हें बताने में बजाय तथ्यों को व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं बादल के प्रकारों का नामकरण करने के बजाय छात्र उस समझ प्रदर्शित करते हैं प्रत्येक प्रकार का बादल जैसे बनता है। Bloom taxonomy. Bloom taxonomy include the manner in which ideal with the thing emotionally, such as feeling, value, appreciation, enthusiasm, and motivation is. आंसर ए है यहाँ पे। ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष के स्तर, इफेक्टिव डोमेन में वे उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से है। भावात्मक पक्ष मुख्यतः बालक की अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा है जिसमें फीलिंग, वैल्यू, एप्रिसिएशन एंड उत्साह तथा प्रेरणा जो मोटिवेशन आदि शामिल है। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलुओं में शामिल नहीं है। आंसर ए यहाँ पे दिया है जो कि प्रॉक्सिमोडिस्टल एस्पेक्ट, समीपस्थ पहलू। ब्लू टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई। उसका निर्माण कार्य वैज्ञानिक ब्लूम द्वारा हुआ था, इसलिए यह ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुई। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण में 3 उद्देश्य समाहित हैं, जो कि यहाँ फर्स्ट है संरचनात्मक उद्देश्य, जो कि कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास करता है। उसकी प्रथम 6 श्रेणियां हैं, ज्ञान, समझ, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन है। सेकंड है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष। इफेक्टिव मीन्स है इसमें से उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों में है। इसके लिए 6 स्तर है: अभिग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, मूल्यों का संधारण करना, मूल्य पद्धति का संगठन तथा चरित्रकरण है। एंड यहाँ पे
साइकोमोटर डोमेन, मनोक्रियात्मक पक्ष। इसमें वे उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक अथवा मनोयोग्यात्मक कौशलों से है। इसमें 6 वर्गों में बांटा गया है: उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण तथा आदत निर्माण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, संशोधित ब्लूम के टैक्सोनॉमी 2001 में सूचना के बारे में निर्णय लेने के लिए राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए मानदंडों के एक सेट के आधार पर विचारों का काम की गुणवत्ता को मान्य करता और समस्याओं को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना की श्रेणी में आता है। आंसर डी यहाँ पे दिया है, इवालुएटिंग, मूल्यांकन करना। ब्लूम की टैक्सोनॉमी 3 जो कि पदानुक्रमित मॉडल का एक समूह है जिसका उपयोग शैक्षिक सीखने के उद्देश्यों की जटिलता और विशिष्टता के स्तर पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। 3 सूचियाँ संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोक्रियात्मक डोमेन में सीखने के उद्देश्यों को शामिल करती है। ब्लूम के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन कक्षा में 6 स्तरों के एक स्तर इवैल्यूएटिंग में मानदंडों के लिए सेट के आधार पर जानकारी, विचारों की वैधता और कार्य की गुणवत्ता के बारे में निर्णय करके राय प्रस्तुत करना, बचाव करना शामिल है तथा इसकी विशेषताओं में शामिल होती है आंतरिक साक्ष्य के संदर्भ में निर्णय तथा बाहरी मानदंडों के संदर्भ में निर्णय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। और यहाँ पर हम एक बहुत सरल तरीके से डिलीवर कर रहे हैं और ज्ञान को आप अर्जित कीजिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कि एग्ज़ाम में अभी जो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी एमआरएस जो एग्ज़ाम है उसमें 30 क्वेश्चन काफ़ी वेटेज है, तो अच्छे से आप पढ़िए और लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। नए नए यहाँ पर हम चीज़ों को भी डालते रहते हैं जो कि अच्छे अच्छे वीडियोज़ होते हैं जो कि जॉब से रिलेटेड भी यहाँ पर हम बात करते हैं। जॉब भी एक यहाँ पर वीडियो डालते हैं, नए नए जो नए और लेटेस्ट जॉब होते हैं उनके बारे में भी यहाँ बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइकोमोटर डोमेन को व्यवहार के प्रगतिशील स्तरों द्वारा अवलोकन से लेकर शारीरिक कौशल में महारत हासिल करने की विशेषता है। सिम्पसन ने ब्लूम और अन्य के काम पर इस वर्गीकरण का निर्माण किया गया। गलत विकल्प चुने, आंसर बी है ध्यान, अटेंशन। मनोक्रियात्मक डोमेन जो कि साइकोमोटर डोमेन व्यवहार के प्रगतिशील स्तरों को विशेषता जिनमें अवलोकन से लेकर शारीरिक कौशल तक महारत हासिल है। सिम्पसन ने ब्लूम और अन्य के काम पर इस वर्गीकरण का निर्माण किया है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें निर्देशित प्रक्रिया जो गाइडेड रिस्पॉन्स, जटिल स्पष्ट प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, वर्ड रिस्पॉन्स तथा अनुभूति बोध जो परसेप्शन आदि शामिल है। नेक्स्ट है, ब्लूम ने व्यवहार के परिवर्तन को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है? आंसर सी है, आंसर सी 3 क्षेत्रों में। फर्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र, सेकंड भावात्मक क्षेत्र, थर्ड है मनोक्रियात्मक क्षेत्र। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है ज्ञान, अवबोध, थर्ड है अनुप्रयोग, फोर्थ है विश्लेषण, फिफ्थ है संश्लेषण, सिक्स है मूल्यांकन। इसी तरह ब्लूम ने भावनात्मक क्षेत्रों को भी 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट है आग्रहण, सेकंड है प्रतिक्रिया, थर्ड है अनुमूल्यन, फोर्थ है व्यवस्थापन, फिफ्थ है स्वाभाविकरण। इसी प्रकार से ब्लूम ने मनोगत्यात्मक क्षेत्र को भी 6 भागों में बांटा है। फर्स्ट है प्रेरणा, सेकंड जोड़ तोड़, थर्ड है अधिकार, फोर्थ है तालमेल, फिफ्थ है सहजीकरण, सिक्स है आदत गठन। यह सभी क्षेत्र व्यवहार परिवर्तन के साथ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भी उपयोग किए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, हु डेवलप द 5 E's मॉडल?
5P मॉडल का विकास किसने किया था? आंसर ए है रॉजर बॉबी। रॉजर बॉबी जो कि रॉजर बेबी के 5E चरण शामिल हैं: संलग्न करना, अन्वेषण एक्सप्लोर करना, व्याख्या करना एक्सप्लेन, विस्तृत करना एंड मूल्यांकन करना। यह निर्देश का एक सावधानीपूर्वक नियोजित अनुक्रम प्रदान करता है जो छात्रों को सीखने के केंद्र में रखा गया है। यह सभी छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं की खोज करने, समझने और उन समझ को घटना इंजीनियरिंग समस्याओं से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह मॉडल सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देता है। छात्र सुनने और पढ़ने से ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं। वे सवाल पूछना, निरीक्षीकरण करना, मॉडल बनाना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, सबूतों से बहस करना तथा तर्क करना, अपनी समझ के बारे में बात करना सीखने छात्र अपने साथियों के साथ मिलकर स्पष्टीकरण तैयार करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और योजना बनाते हैं और जांच करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देने चाहते हैं? डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम उच्च स्तर के आंसर बी है उच्च स्तर का चिंतन को बढ़ावा देना चाहते हैं। डॉक्टर ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने वर्ष 1956 में शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष में किया। उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड बोध, थर्ड अनुप्रयोग, फोर्थ विश्लेषण, फिफ्थ है संश्लेषण और सिक्स है मूल्यांकन। नेक्स्ट है पीएस ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र नहीं है? आंसर डी है प्रतिक्रियात्मक। बीएस ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ज्ञानात्मक क्षेत्र, सेकंड भावात्मक क्षेत्र, थर्ड है मनोगत्यात्मक क्षेत्र जो कि एनसीईआरटी पीआरटी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट एग्जाम में जो कि डीएसएसबी एग्जाम पीआरटी में टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया था, ब्लूम के अनुक्रम में कौशल का मतलब से किससे जुड़ा होता है? आंसर बी है मनोप्रेरणा डोमेन से जुड़ा होता है। ब्लूम के अनुसार कौशल मनोप्रेरणा डोमेन से जुड़ा होता है जो कि सहयोगियों ने शैक्षणिक व्यवहार को सीखने के स्तर पर सरल से जटिल की ओर वर्गीकृत किया और सीखने के परिणाम का एक वर्गीकरण विकसित किया। बेंजामिन ब्लूम द्वारा प्रतिपादित 3 ज्ञान क्षेत्र हैं जिनमें संज्ञानात्मक का अर्थ विचार या ज्ञान है, भावात्मक का अर्थ भावनाएं व विकल्प है और वो मनोप्रेरणा और मनोगत्यात्मक का अर्थ है शारीरिक गतिज कौशल से जुड़ा है। नेक्स्ट है प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया है जो कि आंसर बी है पीएस ब्लूम द्वारा। प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्यों प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम व उनके सहयोगियों ने सन 1956 में किया। उन लोगों के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन व विकास संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्रों में हो सकता है। मानसिक योग्यताओं के विकास के क्रम का ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों के अंतर्गत शैक्षणिक उद्देश्य को तार्किक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु तथा एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विधि ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर पर प्राप्त किया जाता है? आंसर डी है संश्लेषण। एनालिसिस करता है वो कि जो कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों के 3 भागों ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया था। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण के मानक हैं। जो प्रभावी शिक्षण है उसके मानक क्या क्या हैं? आंसर डी है यहाँ पर उपयुक्त सभी। संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा का विकास, प्रसंगाधीन चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रभावी शिक्षण के मानक निम्नलिखित हैं: व्यक्ति की उत्पादक गतिविधि, अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा का विकास, चुनौतीपूर्ण गतिविधियां, सहयोगात्मक वार्तालाप, स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूल, विद्यार्थियों के सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान। नेक्स्ट है मोनोग्रेड शिक्षण की अलावा
सभी दी गई विशेषताएं सही हैं। इसमें कौन सी? आंसर ए है। वन टीचर फॉर सेवरल क्लासेस, मोनोग्रेड शिक्षण की वन टीचर फॉर सेवरल क्लासेस। मोनोग्रेड शिक्षण के तात्पर्य से ऐसी कक्षा से शामिल है जिसमें एकल ग्रेड स्तर के छात्र होते हैं लेकिन आमतौर पर मिश्रित क्षमताएं होती हैं। मोनोग्रेड शिक्षण की विशेषता निम्नलिखित है: सहयोग और अन्योन्य क्रियाओं के संपूर्ण शिक्षा का होना, प्रत्येक ग्रेड के लिए एक कक्षा होना, अनुभव साझा करना, सीमित करना, जबकि कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक। मोनोग्रेड शिक्षक की विशेषता नहीं है। आंसर बी है। आंसर बी। यहाँ पे दिया है कि डॉट 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 द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देता है। मीन्स है मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके माता पिता द्वारा अपने बच्चों को नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है बच्चे में मानसिक जुड़ाव, सामाजिकरण बढ़िया और संपूर्ण मोटर कौशल और करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थान है? आंसर डी है, खेल के मैदान। बच्चों में मानसिक जुड़ाव, सामाजिकरण बढ़िया और संपूर्ण मोटर कौशल विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है खेल का मैदान। खेल के मैदान में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास बेहतर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? आंसर बी है, पूर्व पारंपरिक स्तर। डीएसपी पीआरटी एग्जाम में पूछा गया। पूर्व पारंपरिक स्तर कोहल बर्ड द्वारा दी गई नैतिक विकास की अवस्थाओं का एक चरण है जिसमें निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती है। इस स्तर पर बालक में नैतिकता का अभाव होता है। वह किसी विषय वस्तु के बारे में सही गलत का निर्णय स्वयं न लेकर के दूसरों के द्वारा बनाए गए मानक के आधार पर करता है। इस अवस्था में बालक किसी विषय वस्तु को अच्छा बुरा उसमें भौतिक परिणामों के आधार पर मानता है। नेक्स्ट है सूचना प्रसंस्करण उपागम संरचनात्मक संज्ञानात्मक विभागों उपगामों के में से एक है। इसमें के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछा गया है जो कि कौन सा कथन सही है, जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि आंसर सी है। आंसर सी है, सूचना प्रसंस्करण उपागम संज्ञानात्मक विकास उपगमों में से एक है। यह धारणा अधिगम स्मृति समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होता है तथा मनुष्यों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर संवेग का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यह संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से भी संबंधित है। संवेग विशेष रूप से ध्यान की चयनात्मक को संबंधित करने के साथ साथ कार्य और व्यवहार में प्रेरित करता है। नेक्स्ट है जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आंसर यहाँ पर बी है, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सूचनात्मक पद्धति मुख्य घटक है? आंसर बी है, बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल में सूचनात्मक पद्धति मुख्य घटक रॉबर्ट ग्लेसर ने वर्ष 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिसमें छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वयं निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया है? आंसर बी द्वारा बनाया गया है। आंसर बी स्टुलोरो और डेविस 65 में। कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल स्टुलोरो और डेविस द्वारा 1965 में बनाया गया। इस प्रतिमान का मॉडल में शिक्षक का स्थान कंप्यूटर ने लिया और उनमें शिक्षण प्रक्रिया को 2 सोपानों में विभाजित किया, व्यक्तिगत प्री ट्यूटोरियल फेज एंड ट्यूटोरियल फेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन मल्टी सेंसरी टीचिंग? निम्नलिखित में से किस मल्टी सेंसरी शिक्षण में शामिल है? आंसर सी है यहाँ पर, एडॉप्टिंग फंक्शन टू एकोमोडेट ए रेंज ऑफ लर्निंग स्टाइल। अधिगम की शैलियों की एक श्रृंखला को समायोजित करने के लिए कार्यों को अपनाना। नेक्स्ट है
एक एक बहुकक्षा शिक्षक के रूप में बहुश्रेणी कक्षा में एक समय में अधिकतम यहाँ पे अधिकतम 3 समूहों का प्रबंधन किया जा सकता है। बहुकक्षा शिक्षण ने आशय यह अध्यापक द्वारा सी कक्षाओं का एक साथ पढ़ना। इसमें शिक्षण कई कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करता है। अतः यह एक बहुकक्षा शिक्षक के रूप में बहुश्रेणी कक्षा में एक समय में अधिकतम 3 समूहों का प्रबंधन किया जा सकता है, अर्थात एक शिक्षक में केवल 3 समूह के बच्चों को ही एक साथ कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों को स्वयं की खोज करते हुए देखा? आंसर सी है। जीन पियाजो का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वे नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय अन्वेषणात्मक होते हैं, इसलिए शिक्षक को ही ऐसी अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चे स्वयं सक्रिय रूप से खोज करें, अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। पियाजे शिक्षक को मात्र सुविधा प्रदाता मानते हैं। नेक्स्ट है, खेलते हुए सीखने की विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? आंसर डी है यहाँ पे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास। खेलते हुए सीखने की विधि में छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास होता है। यद्यपि खेल विधि का जन्मदाता फ्रॉबेल को माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन से मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं से अंतर्गत आते हैं? आंसर बी है यहाँ पर, शैक्षणिक क्षमता, एजुकेशनल पोटेंशियल। एजुकेशनल पोटेंशियल मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आते हैं। शैक्षणिक क्षमता व्यक्ति की स्वयं की बौद्धिक क्षमता तथा योगात्मक को भी प्रदर्शित करती है और समुदाय, परिवार एवं समाज के अधिग्रहणशीलता को भी साथ साथ प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क मानचित्र का उद्देश्य नहीं है? आंसर सी है, प्रेरणा। प्रेरणा मस्तिष्क मानचित्र का उद्देश्य नहीं है, जबकि शिक्षण, शिक्षा प्राप्त, मूल्यांकन आदि मस्तिष्क मानचित्र के प्रमुख उद्देश्य हैं। मस्तिष्क मानचित्र किसी भी प्रकार को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। किसी भी विषय के विभिन्न विषय वस्तु पर उनकी प्रकृति पर व्याख्या के आधार पर प्रमुख विचारों, तथ्यों, बिंदुओं आदि को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक और विशेष संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता। आंसर भी है, मेटा कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, जो कि ज्ञान किसी प्रकार की अपनी संज्ञानात्मक और विशेष संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता, अर्थात मेटा संज्ञानात्मक दक्षता में स्वयं मीमांसा तथा स्वयं मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द डेवलपमेंट ऑफ द मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस इंक्लूड? मेटा कॉग्निटिव जागरूकता के विकास में क्या शामिल है? आंसर सी है यहाँ पर, सी है, ओनली 2, मतलब नॉलेज अबाउट वन सेल्फ एज ए लर्नर, स्वयं को जानने वाले एक के रूप में जानना। मेटा कॉग्निटिव मेटा संज्ञानात्मक दक्षताओं में व्यक्तिगत को स्वयं को जानने वाले के रूप में जाना जाता है। मेटा कॉग्निटिव रणनीति छात्रों को उनके सीखने के तरीकों को समझने की मदद करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को संदर्भित करती है। दूसरों शब्दों में इसका अर्थ छात्रों के लिए उनकी सोच के बारे में सोचने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, मेगा कॉग्निटिव रणनीति में क्या शामिल है? आंसर यहाँ पे पूर्वालोकन, स्वयं सुविधाएं। आंसर सी है, ओनली 2, मीन्स स्वयं सुधार। मेटा कॉग्निटिव रणनीति में स्वयं मीमांसा तथा स्वयं मूल्यांकन, स्वयं सुधार शामिल है। मेटा कॉग्निटिव रणनीति मूल्यांकन के रिफ्लेक्टिव कल्चर के अंतर्गत आती है। जो मेटा कॉग्निटिव रणनीति है, आत्मानुदेश, किसी कार्य या गतिविधि के माध्यम से स्वयं से बातचीत करने, जिससे आत्मचर्चा भी कहा जाता है। एंड स्वयं निगरानी, किसी के प्रदर्शन की जांच करना, अक्सर एक चेक लिस्ट शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ 5P लर्निंग मॉडल? निम्नलिखित में से क्या 5P लर्निंग मॉडल का चरण नहीं है? आंसर डी है यहाँ पर, एग्जामिनेशन फेज। 5P चरण में जो है 5 चरण होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे इंगेज, एंड सेकंड है एक्सप्लोरेशन, एंड थर्ड है एक्सप्लानेशन, एंड फोर्थ है इलाबोरेट, एंड फिफ्थ है इवालुएशन। 5E मॉडल चरण नहीं है इसमें, परीक्षा चरण में 5D मॉडल चरण नहीं है।
छोटे बच्चे सरल कठिन दोनों कार्यों को एक समान उत्साह के साथ करते हैं। वे ऐसा अभिनय करते हैं जैसे वे सब कुछ याद कर सकते हैं। समकालीन दृष्टि से उनमें जो अभाव होता है, आंसर बी है यहाँ पर ओनली 2, इसमें मतलब मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता। छोटे बच्चे सरल या कठिन दोनों कार्यों को एक समान उत्साह के साथ करते हैं। वे ऐसा कार्य करते हैं मानो कि वह सब कुछ याद कर सकते हैं। इस समकालीन दृष्टि में उनके वचनों में मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता भी कही जाती है कि कमी है। संज्ञानात्मक जागरूकता के हमारी सोच के बारे में सोच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लर्नर करेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।